हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम 13 पार्ट लेकर आए हैं। तो 12th पार्ट तक हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट बना है। हम जो भी क्वेश्चन करवाते हैं या जो भी चैप्टर करवाते हैं एकदम सीरियल वाइज से करवाते हैं, ठीक है। तो आप घटना चक्र देखेंगे, वहाँ से पहले चैप्टर से जो होगा लास्ट अभी 13 चैप्टर तक यहाँ पर हम कहाँ पहुँचे हैं, करंट पे पहुँचे हैं। तो ओशियन करंट आज हम करेंगे। एक चैप्टर ये करेंगे, दूसरा चैप्टर हम सब करेंगे ज्वार भाटा जिसको टाइड साहब बोलते हैं, और तीसरा ट्रेंच करेंगे। कौन सा ट्रेंच है? सुंडा ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, ये सब कहाँ पे है, ठीक है। तो उसको हम मैप में सब डिनोट करके दिखाएंगे कहाँ पे है ये सब, ठीक। तो चलिए आज हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आप अगर नए होंगे, नए बच्चे होंगे आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का आवर्तन, इसमें कह रहा है कि आप बताइए जो महासागरीय धारा होती है ना, ये महासागरीय धारा नहीं दिख रही है जितनी सारी, ये कौन प्रभावित करता है? कुछ प्रभावित करेंगे ना, तभी तो इधर उधर घूम रही हैं। बिना प्रभावित करे तो इधर उधर जा नहीं सकती। तो इसमें कौन कौन सी है, आईएएस में क्वेश्चन आया गया है, पूछ सकते हैं आप सब। पृथ्वी का आवर्तन, आवर्तन क्या होता है आप सोच रहे होंगे। तो पृथ्वी का परिभ्रमण। अब पूछेंगे परिभ्रमण क्या होता है। एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर जानते हैं क्या होता है? परिक्रमण जो होता है आपका, वो जैसे ये सूर्य है तो इसके चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये ऐसे इधर से आके, तो वो क्या होता है? परिक्रमण होता है। वो परिक्रमा करते हैं। जैसे आपका मंदिर होता है, एक मंदिर बना है, इसकी चारों तरफ परिक्रमा करते हैं आप, तो वो क्या होता है? परिक्रमा होता है। परिभ्रमण क्या होता है? जब पृथ्वी अपनी धुरी पर ही नाचती है उसको परिभ्रमण कहते हैं। तो अपनी धुरी पर कहाँ से, कब से, कैसे कैसे नाचती है? पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी नाचती है अपनी धुरी पर, पश्चिम से पूरब की ओर, वो पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। तो चलिए परिभ्रमण के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। वायु दाब और हवा ये करंट को प्रभावित करते हैं। महासागरीय जल का घनत्व प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण प्रभावित करते हैं। तो देखिए कौन सा प्रभावित करते हैं, आपका ये भी प्रभावित करता है। पृथ्वी का परिभ्रमण, जो पृथ्वी ये पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, उसमें भी प्रभावित होता है महासागरीय करंट। वायु दाब और हवा भी प्रभावित करते हैं। कैसे? आप जैसे तालाब के किनारे जाइए, तालाब के गांव में या कहीं भी तालाब है, अमृत सरोवर बना है, उसके तरफ अभी खूब हवा चल रही है, ये खूब, तो ये पानी आपकी तरफ आएगा, पानी तरफ आपका ना, तो वो भी प्रभावित करती है। महासागरीय जल का घनत्व, हाँ घनत्व भी प्रभावित करता है, लेकिन परिक्रमण नहीं प्रभावित करता। जो पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है, इसको इससे नहीं मतलब होता करंट का, ठीक है। ये अपनी धुरी पर जो नाचती है पृथ्वी, उससे मतलब होता है। तो आपका कौन सा सही हुआ है? 1 2 3, ठीक है। तो अभी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे ये कैसे कैसे होता है। अभी देखिए आगे सब कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, महासागरीय धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है, ठीक है। कौन सा सही बोल रहा है? महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है। ये इससे थोड़ा सा मिट गया है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। आईएएस में आया है तो थोड़ा हिंदी टफ रहेगी। तो कौन सा आपका सही है? देखिए आपका चारों सही है। अब हम महासागरीय धाराओं का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं ताकि आप समझ जाएं ये कैसे होता है। देखिए ये जो धाराएं हैं, आपको ये धाराएं दिख रहा होगा, ये आपका जो धाराएं ये दिख रहे हैं, ये सब इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, ठीक है। तो ये कैसे प्रभावित होती हैं? अब देखिए अगर कोई पूछे कि ये बताइए महासागरीय धाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती हैं, तो पहला क्या बताएंगे? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा मतलब ये जो आपका सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं आता, जब जल गर्म होता है तो उससे भी प्रभावित होती है सौर ऊर्जा, ठीक है। कैसे? अब देखिए जब जल गर्म होता है तो वो फैलता है। क्या होता है? फैलता है। अब देखिए यहाँ क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे सूर्य एकदम सीधे पड़ता है, तिरछा नहीं, एकदम सीधे पड़ता है, लंबवत। तो ये जहाँ जब ये जल गर्म होती है तो ये इधर जाती है और इधर जाती है, ठीक है। तो ये हो गया
तो आप पहला क्या बताएंगे, सौर ऊर्जा। कोई भी चीज़ अगर गर्म करिए आप, वैसे भी जल गर्म करिए, दूध गर्म करते हैं तो जब दूध गर्म होता है तो ऊपर उठता है, फैलता है। तो वैसे जल का भी होता है, जब जल गर्म होता है तो ऊपर फैलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा देखिए जल का ठंडा होना। अब कैसे कहेंगे जल का ठंडा होना। अब देखिए गर्म हवा जो होती है, अब कोई मान लीजिए गर्म हवा है आपके कमरे में, तो आप रोशनदान क्यों लगाते हैं कि गर्म हवा ऊपर से उड़ जाए, लेकिन जब वो ठंडा जल होगा तो नीचे बैठेगा। तो यहाँ पे जो यहाँ का ठंडा जल होता है वो नीचे क्या होता है, बैठ जाता है। यहाँ पे जो ग्रीनलैंड नॉर्वे की साइड में है, यहाँ का ठंडा जल जब नीचे बैठ जाता है तो ऊपर जो नीचे जब कोई चीज़ अगर यहाँ पे मान लीजिए है, ये नीचे बैठ गया तो यहाँ का ऊपर का स्थान खाली हो जाता है। जब ऊपर का स्थान खाली हो जाता है तो ये इक्वेटर से जो ये गर्म हवाएं चलती हैं वो ऊपर उस पर ऊपर चली जाती हैं। नॉर्वेजियन करंट इसी का परिणाम है। यहाँ का जो ठंडा हवा है वो जब ठंडा होकर, मतलब वो ठंडा हवा नहीं, वो जल है, वो ठंडा होकर नीचे बैठता है तो ऊपर क्या आ जाता है, गर्म हवा नहीं, गर्म पानी आ जाता है। ठीक है, तो गर्म धारा आ जाता है। तो जब ठंडा होकर जल नीचे बैठता है तो ऊपर गर्म आ जाता है। तो दूसरा ये हो गया, जल ठंडा गर्म, ये हो गया। तीसरा जल का खारा होना। ठीक है, याद रखिएगा जल का खारा होना, ये भी महासागरीय धारा को प्रभावित करती हैं। कैसे प्रभावित करती हैं ये, अब देखिए कभी भी देखिएगा कोई किसी पानी में अगर वो ज़्यादा साल्टी, जितना वो साल्टी रहेगा, साल्टी मतलब जितना वो खारा रहेगा उतना उसका घनत्व, डेंसिटी उतना बढ़ेगा। तो जितना खारा रहेगा उतना डेंसिटी बढ़ेगा। तो जब डेंसिटी बढ़ेगा किसी चीज़ की, जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो नीचे ही बैठेगा। तो वही ठंडा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी निकल आया है, लगेगा। तो ये जब डेंसिटी ज़्यादा हो गई जल की तो ये डेंसिटी से नीचे बैठ जाए। ये एनसीईआरटी में आपका लिखा गया है, एनसीईआरटी के 11th की बुक पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, एकदम साफ साफ पूरा लिखा गया है। तो जब ये नीचे बैठता है तो ये ऊपर वाला जल जो गर्म जल होता है ये यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही गर्म और ठंडी धारा जहाँ मिलती हैं वहाँ पे मछली पालन भी इसी तरह होता है। तो ठीक है, तो ये देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट, जल का खारा होना और जल का ठंडा होना, ये दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। चौथा क्या होता है, पृथ्वी का परिभ्रमण। याद रखिएगा पृथ्वी का परिभ्रमण है जब सूर्य, अब मतलब जो पृथ्वी है ये अपने चारों तरफ गति करती है, मतलब अपने अक्ष के चारों, जो कोई गेंद ले लीजिए उसको घुमाइए, उसके अंदर मान लीजिए खोखला है, कुछ चीज़ें होंगी तो वो मतलब जो खोखला चीज़ है वो भी तो उसमें डाइवर्ट होगा इधर उधर। तो ये वही सिस्टम इसका भी होता है परिभ्रमण का। पृथ्वी जब पश्चिम से, हमेशा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। ये मत सोचिएगा पूरब से सूर्य निकल रहा है तो पूरब से पश्चिम, नहीं, हमेशा सूर्य पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। तो पृथ्वी का परिभ्रमण भी होता है। ठीक है, परिक्रमण मत लगाइएगा, पृथ्वी का परिभ्रमण, ये हो गया। और क्या हो गया, तलीय आकृति। तलीय आकृति कैसी होती है, अब देखिए कैसी, कहीं पे मान लीजिए ट्रेंच है बहुत भारी, तो क्या धाराएं उसी तरफ जाएंगी, ट्रेंच मतलब गहरा गर्त है तो धाराएं उसी तरफ जाएंगी। तो यही तलीय आकृति। पांचवा देख लीजिए, तलीय आकृति। तलीय आकृति, या कहीं पे वो छिछला समुद्र है, कहीं गहरा समुद्र है, तो इससे भी धाराएं प्रभावित होती है। छठवां क्या है, इतना अगर आप मेंस में लिख देंगे तो आराम से नंबर आपको मिल जाएगा। तट की दिशा। तट की दिशा आप सब पास करिए, मेंस का भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखिए तट की दिशा कैसे प्रभावित करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए बेंगुला धारा को देख रहे हैं, ये है आपका बेंगुला धारा। ठीक है, तो ये बेंगुला धारा जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये अगर ये आपका ये अफ्रीका वाला ये ना होता तो ये धारा ऐसे क्यों मुड़ती, ये सीधे ऐसे चली जाती है। ठीक, ऐसे कोई भी धारा, ये यहाँ पे जैसे कनारी करंट है, ये अफ्रीका का ये जो रेगिस्तान है इसी करंट से बना है। तो ये अगर ऐसा अफ्रीका ये ना होता तट, तो ये ऐसे सीधे चली जाती। ठीक है, तो ये तट की दिशा और आकार भी परिवर्तन करता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, इतने आपको प्रभावित करते हैं तट, मतलब धाराओं को प्रभावित करते हैं। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मेन कॉन्सेप्ट धारा का यही था। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइए कौन सा क्वेश्चन आपका सही है।
हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो बताइए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। तो मानसून अपने हमारे हिंद महासागर में जो यहाँ पे इंडियन ओशियन में है, तो यहाँ पर जो दिशा परिवर्तन होता है धाराओं की, उसका मेन कारण होता है हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। इसी कारण दिशा का परिवर्तन होता है। आईएएस में क्वेश्चन आया है। चलिए, अगुलहास धारा चलती है, तो बताइए अगुलहास धारा कहाँ चलती है? इसीलिए देखिए मैप में इसीलिए लाया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा गया है? अगुलुहास। ये देखिए अगुलुहास। तो अगुलुहास धारा कहाँ चलती है? अब यहाँ पे क्या बताएंगे? ये कौन सा ओशियन है? ये अपना इंडिया है, प्यारा भारत। तो ये कौन सा ओशियन होगा? इंडियन ओशियन ही होगा ना, हिंद महासागर ही होगा ना। तो अगुलहास धारा कहाँ चलती है? हिंद महासागर में। ठीक है, याद रखिएगा, अगुलुहास धारा हिंद महासागर। मोजाम्बिक करंट भी कहाँ चलती है? यही इंडियन ओशियन में। ये दोनों कौन सी है? गर्म धारा है। ये भी पूछ सकता है, गर्म ठंडा। ठीक है, ये मैं रेड से लिख देता हूँ। ये सब क्या है? ये अगुलहास धारा, ये गर्म धारा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये अगुलहास गर्म धारा है। प्रशांत महासागर में, तो इधर आपको देखिए प्रशांत पैसिफिक ओशियन दिख रहा है। ये अलास्का, ये मत सोचिएगा कि अलास्का का स्थान ठंडा है तो ये अलास्का ठंडी धारा है। अलास्का एक गर्म धारा है। ठीक है, याद रखिएगा, अलास्का एक गर्म धारा है और ये कैलिफोर्निया करंट जो होता है ये ठंडी धारा है। तो अलास्का एक गर्म धारा है, कैलिफोर्निया एक ठंडी धारा है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में है। अभी सब कुछ आएगा, याद रखिएगा, अभी पूरा जितनी धारा है सब कुछ आपको रटा देंगे। कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो इसको बताने की ज़रूरत है, अगुलुहास धारा। ठीक है, याद रखिएगा, अगुलुहास धारा हिंद महासागर से संबंधित है। कौन सा है? गर्म धारा। फ्लोरिडा की धारा बताइए, फ्लोरिडा किस में? तो अटलांटिक ओशियन में फ्लोरिडा की धारा बहता है। ठीक है, तो ठीक है, फ्लोरिडा की धारा अटलांटिक। आप कैसे याद करेंगे? ये ठंडा है या गर्म है? तो ये गर्म है। कैसे याद करेंगे? देखिए, याद करने की ट्रिक है, जैसे दूध आप जब गर्म करते हैं तो फ्लो हो जाता है। कभी कभी दूध रख दीजिए वो गैस पे, अभी अगर वो गर्म जब होगा तभी तो फ्लो होगा। कोई ठंडी चीज़ फ्लो होती है? दूध ही नहीं, कोई चीज़ अगर गर्म करिए तो फ्लो होगा। तो कोई चीज़ ठंडी फ्लो नहीं होती ना, ठंडी तो पड़ी रहती है वहीं पे। जो कोई चीज़ गर्म होती है वही फ्लो होता है। तो ऐसे याद रखिए, अगर फ्लोरिडा आ गए कभी भी फ्लो पढ़िए तो याद रखिए वो गर्म धारा। फ्लोरिडा कभी आए तो उसको गर्म मान लीजिएगा क्योंकि फ्लो हो रहा है। ठीक है, गर्म। कनारी की धारा, तो कनारी की धारा ये देखिए, ये यहाँ पे है कनारी की धारा। ये देखिए यहाँ ना, तो कनारी की धारा यहाँ है पश्चिमी और उत्तरी, कहाँ पे? अफ्रीका में। तो कनारी की धारा कहाँ है? यहाँ पे। ये ठंडी धारा है, याद रखिएगा, कनारी की धारा ठंडी धारा है। कहाँ पे? पश्चिमी अफ्रीका में। ये वाला यही सही है, नहीं तो अब मैं दूसरा सब लगा रहा हूँ। तो अब मान लीजिए हिंद महासागर की क्यूराइल धारा, तो याद रखिएगा क्यूराइल जो धारा है ये भी ठंडी धारा है। ये कहाँ चलती है? ये प्रशांत पैसिफिक ओशियन में चलती है, पैसिफिक ओशियन में। तो कनारी ये अटलांटिक ओशियन में, अगुलहास हिंद महासागर में, फ्लोरिडा आपका कहाँ चलेगी? ये अटलांटिक, ये भी अटलांटिक ओशियन में चलती है, फ्लोरिडा भी। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट धारा वो दिया गया है, तभी वो मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ चलती है। कौन जो नहीं दिया रहेगा वो भी। कौन शीत धारा नहीं है? अब बताइए कौन शीत धारा नहीं है? तो मतलब वो कह रहा है गर्म धारा। ठीक है, तो शीत धारा नहीं है, इसका मतलब इनका कहने का मतलब है कि कौन सी गर्म धारा है? तो ये कौन सी? अगुलुहास। ठीक है, अगुलुहास एक गर्म धारा है। ये देखिए अगुलुहास आपका यहाँ पे है, ये देखिए अगुलुहास, ये कौन सा आपका? ये गर्म धारा है अगुलुहास। ठीक है, अब देखिए कनारीज, कनारीज कहाँ है? कनारी यही होता है, कनारीज या कनारी। ठीक है, तो कनारी एक ये क्या है? ठंडी है। तो ये आपका क्या है? ठंडी धारा है। ओयो सीओ ये कहाँ पड़ेगा? ये देखिए जापान के पास, ये देखिए ना, ये आपका जापान है, ये क्या है आपका? रसिया है। तो यहीं से चलती है ओयो सीओ। तो ओयो सीओ कहाँ पे है? यहीं। यहाँ दो धारा याद रखिएगा, ओयो सीओ, क्यूरो सीओ। तो जो के से पड़ेगा वो गर्म होगी, जो ओ से पड़ेगा वो ठंडी होगी। ठीक है, तो आपका क्या होगा?
ओयोसियो क्या है, ठंडी धारा है। अब बोलिए हम्बोल्ट कहाँ है, तो हम्बोल्ट ये देखिए पेरू है ना, इसी को क्या बोला जाता है, ये हम्बोल्ट धारा या पेरू की धारा। तो ये होगी कौन सी, ठंडी धारा होगी। ठीक है, याद रखिएगा। हम्बोल्ट ये देखिए पेरू के पास बह रही है, ये ठंडी होगी। इसी से जो एल नीनो ला नीनो आता है इसी से संबंधित है, पेरू की धारा से। ओयोसियो ठंडी है, कनारीज आपका ठंडी है। ओयोसियो जब याद रखिए तो क्यूरोसियो याद रखिए, क्यूरोसियो गर्म है। ठीक है, चलते हैं फिर। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है, बताइए। उत्तरी जो अटलांटिक है उसके प्रवाह द्वारा सबसे अधिक लाभान्वित देश कौन सा है। तो ये जानते हैं किसकी बात कर रहा है, ये पूछ रहा है, ये गल्फ स्ट्रीम है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी होती है, मतलब पूरी ठंडी है यहाँ पे। जब ये गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म धारा है। कैसे याद करेंगे, स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब भाप जो होता है, हमेशा हम सब दिमाग में रहता है गर्म, मतलब ठंडी हो सकती है भाप, लेकिन अगर जी लिखा है तो जी मतलब क्या है, गर्म। ठीक है, तो गल्फ मतलब ऐसे लिखा था ना, गल्फ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम मतलब भाप, जी माने गर्म, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म है। तो ये जब गल्फ स्ट्रीम यहाँ जाती है तो सबसे ज़्यादा ये इसमें कौन सा, नॉर्वे ही सबसे ज़्यादा वो होता है, मतलब इससे लाभान्वित होता है। तो याद रखिएगा नॉर्वे। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है, नॉर्वे है। ठीक है, याद रखिएगा नॉर्वे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, करा दक्षिण अटलांटिक महासागर की। तो दक्षिण अटलांटिक कौन सा है, ये है, नीचे है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये उत्तरी है, तो ये आपका दक्षिणी है। तो शीतल धारा ब्राज़ील तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो गर्म है। यहाँ पूछ रहा शीतल धारा, तो शीतल धारा क्या है, बेंगुला है ना, तो बेंगुला क्या है, एक शीतल धारा है। ठीक है, याद रखिएगा ये बेंगुला एक ठंडी धारा है। अगुलुहास क्या है, ये गर्म धारा, कहाँ पे, हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में पाया जाता है। कनारी कहाँ है, ये देखिए कनारी, तो कनारी एक ठंडी धारा है। ठीक है, ठंडी धारा कनारी है। ब्राज़ील धारा, अब देखिए ये देखिए ब्राज़ील यहाँ पे आ रहा है ना, तो ब्राज़ील यहाँ पे है, तो ये कौन सी धारा है ब्राज़ील, ये आपका गर्म धारा है। ठीक है, अगर किसी धारा के प्रश्न में विषुवतीय धारा लिखा रहे या इक्वेटोरियल करंट लिखा रहे तो हमेशा उसका आंसर गर्म ही होगा, क्योंकि इक्वेटर से जो धाराएं चलेगी वो गर्म ही हमेशा चलेंगी। ठीक है, तो अभी कभी भी कुछ भी पूछ लिया, अगर ये पूछ लिया कि उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा कौन सी है, तो वो गर्म धारा होगी। दक्षिणी विषुवतीय रेखाई धारा, जैसे दक्षिणी विषुवतीय रेखा ये होगी, उत्तरी ये होगी, तो पूछ लिया ये कौन सी धारा है, तो ये गर्म धारा होगी। तो अगर किसी में विषुवतीय लिखा रहे या इक्वेटोरियल करंट लिखा रहे तो वो हमेशा गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ गर्मी ही पड़ती है, इससे जो धारा चलेगी वही होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये यहाँ पे है। तो अब हिंद महासागर की कौन कौन सी धाराएं हैं हम देख लेते हैं। अब देखिए हिंद महासागर की ये मोजाम्बिक धारा, मोजाम्बिक धारा एक याद करिए, एक अगुलुहास धारा, मोजाम्बिक धारा, ये दोनों याद करिए। एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये कौन सी ठंडी धारा है। ठीक है, तो आर्कटिक मतलब अंटार्कटिक ये इधर से चलती है ना, इधर से, तो यहाँ से ठंडी, ये ठंडा ही है तो इधर से ठंडी है। ठीक है, तो ये इधर से ही चल रही है। और एक चीज़ देखिए कितने हो गए, अगुलुहास याद करिए, मोजाम्बिक याद करिए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया याद करिए। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ठंडी है। ठीक है, याद रखिएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मतलब जो इधर से चलेगी वो ठंडी रहेगी। और पछुआ पवन कौन सा है, तो पछुआ पवन हम सब जब गर्मी में रहते हैं तो पछुआ चलती है, जब पुरवैया चलती है तो बहुत गर्मी होती है, पुरवैया अच्छी हवा नहीं होती, बहुत सूख जाता, लेकिन जब पछुआ चल रहा है तो बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है, तो वो क्या होता है, पछुआ ठंडी हवा होती है। तो याद रखिएगा पछुआ क्या होती है, ये ठंडी होती है। तो ब्राज़ील क्या है, गर्म है और सब ठंडी धारा है। ठीक है, तो शीतल धारा निम्नलिखित में से महासागर की शीतल धारा कौन सी है, बेंगुला धारा एक शीतल धारा है। वो है कहाँ कहाँ पे पूछा था, दक्षिण अटलांटिक पूछा था, तो ये दक्षिण अटलांटिक में यही है। ठंडी तो ये भी है, कनारी है, लेकिन ये दक्षिण अटलांटिक में नहीं, ऊपर है।
और देखिए यहाँ पे समुद्री धाराओं में कौन सा हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो अभी हम बताए हैं ना, तभी इसीलिए मैं बताया हूँ कि बता दीजिए कौन कौन। अभी हम कौन सा पढ़े हैं, दक्षिण हिंद महासागरीय, हिंद लिखा है तो हिंद महासागर की धारा होगी। ठीक है, तो दक्षिण हिंद महासागर की धारा कौन सी है आपका, ये इंडियन ओशियन की धारा। मोजाम्बिक ये भी आपकी उसी की है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये अगलुहास भी आपका उसी का है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए साउथ इंडियन ना, ये धारा यही है। ठीक है, तो ये ठंडी धारा है, याद रखिए। ये बेंगुला धारा जो है ये कहाँ पे है, ये अफ्रीका, यहाँ नाइजीरिया जी है वो है ना, यहाँ पे नाइजीरिया है, नामीबिया है। ठीक है, नामीबिया साउथ अफ्रीका, तो ये यहीं से चलती है वो बेंगुला से। तो ये क्या कौन सी धारा है, ये याद रखिएगा, ये ठंडी धारा है। बेंगुला ठंडी धारा है। जब बेंगुला याद करिए तो ब्राज़ील याद कर लीजिए, बेंगुला इधर है तो तुरंत ब्राज़ील इधर है। और जब ओयो सीओ याद कर लीजिए तो क्यूरो सीओ याद कर लीजिए, तो ओयो सीओ जब आएगा तो क्यूरो सीओ आएगा। ठीक है, मोजाम्बिक आपका ये गर्म धारा है। अगलुहास क्या है, ये भी गर्म धारा है। चलिए नहीं देखते हैं, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं का एक पूर्ण वित्त निर्माण में योगदान नहीं देती है। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के निर्माण में योगदान नहीं देती है। तो बताइए कौन सा है, तो ये कहाँ है, तो ये देखिए ब्राज़ील है, दक्षिण अटलांटिक में ब्राज़ील है। तो देखिए ये मतलब एक कह रहे हैं वृत्त के रूप में, तब ये ऐसे चलेगा, ऐसे चल के ये ऐसे आ रहा है तो एक वृत्त ये बन रहा है। तो ये जब ऐसे ऐसे चल के आ रहा है वृत्त बन रहा है, तो ब्राज़ील भी वृत्त बना रहा है, बेंगुला भी वृत्त बना रहा है। और साउथ पश्चिमी पवन, तो ये देखिए ये यहाँ पे ये वाला, तो पश्चिमी पवन प्रवाह तो वो भी आपका वृत्त बना रहा है। लेकिन ये कनारी है जो आपका कनारी, तो कनारी कहाँ है, कनारी तो यहाँ पे है, ये कहाँ वृत्त बना रहा है, तो वैसे भी ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो कनारी ये दक्षिण अटलांटिक में पूछे तो बेंगुला है, ब्राज़ील है, पश्चिमी पवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं बनेगा, तो याद रखिएगा, तो ये कनारी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती। अब देखिए कौन सी धारा उत्तरी अटलांटिक में प्रवाहित नहीं होती, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक। देखिए हम तभी मैप लाए हैं, अगर मैं अभी ऐसे बता देता कि यहाँ पे आपका बेंगुला है वो नीचे उत्तरी अटलांटिक, अब वो बेंगुला कहाँ ढूंढते हैं आप, अब देखिए मैप लाया हूँ, अब बेंगुला ढूंढ लीजिए। बेंगुला यहाँ है, उत्तरी अटलांटिक की बात कर रहे हैं, तो बेंगुला उत्तरी अटलांटिक में है नहीं। अब कह रहे हैं कौन कौन है, गल्फ स्ट्रीम, ये देखिए गल्फ स्ट्रीम गर्म है, तो गल्फ स्ट्रीम ये देखिए गर्म धारा है। नॉर्वेजियन करंट, ये भी कभी भी नॉर्वेजियन करंट को ठंडी मत लगाइएगा, क्योंकि आपको नॉर्वे ठंडा है तो लगेगा नॉर्वे ठंडा है तो ठंडी धारा ही उधर से निकलेगी, नॉर्वे से गर्म धारा निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्वे से गर्म धारा निकलेगी। तो ये आपका नॉर्वेजियन भी आपकी गर्म है और ये गल्फ स्ट्रीम भी आपका गर्म है। ये देखिए नॉर्वेजियन लिखा गया, गल्फ स्ट्रीम लिखा गया। फ्लोरिडा, हम कहे थे फ्लोरिडा, याद रखिएगा, अगर फ्लो कोई चीज़ हो रहा है तो मतलब गर्म होकर फ्लो हो रहा है, दूध जैसे गर्म होकर फ्लो होती है, भी गर्म हो गई। वहाँ गर्म और ठंडी पूछ लेता आपके पेपर में, तो यहाँ भी फ्लोरिडा यहाँ से आता है। ठीक है, यहाँ फ्लोरिडा है ना, यहीं से आता है। तो आपका क्या, ब्राज़ील और बेंगुला, यहाँ बेंगुला होगा सही, ये बेंगुला, तो ये बेंगुला आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जोंग महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है उसको बताइए। अब इसमें क्या रखेंगे, अब देखिए पहले इस टाइप के क्वेश्चन में ये पहले ये सोच लीजिए ये है कहाँ, तो ये अटलांटिक में है, तो ये कौन सी है, ये ठंडी है, तो बेंगुला है यहाँ पे ठंडी है। ब्राज़ीलियन कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये कौन सी है, गर्म है। ठीक है, अब देखिए पेरुवियन, तो पेरुवियन ये पेरू वाला है, ये देखिए ये पेरू वाला है, तो ये कौन सा है पेरुवियन, तो ये भी आपका ठंडी ही जा रहा है, जिसको हम्बोल्ट धारा कहते हैं। ठीक है, इसको हम्बोल्ट भी कहते हैं, पेरुवियन भी धारा कहते हैं। तो ये भी ठंडी है, ये भी ठंडी है, ये भी ठंडी है। दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा, तो ये बताइए दक्षिण जो भूमध्य रेखीय धारा है ये कैसी है, तो यहाँ पे लिखा है दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा, तो भूमध्य रेखीय धारा तो यहीं पे है, ये भी
साउथ इक्वेटोरियल, ये लिखा गया है साउथ इक्वेटोरियल करंट है, तो ये भी आपका गर्म ही हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं इस कलर से लिख देता हूँ, ये भी आपका गर्म ही हुआ। दक्षिण इक्वेटोरियल धारा, भूमध्य रेखीय आ गया है, विषुवत रेखीय है तो गर्म ही हुआ, ये देखिए। ठीक है, तो इसमें क्या आपका शेष भिन्न क्या लग रहा है? अब देखिए आपको क्या लग रहा होगा, ब्राज़ील यहाँ पे है, बेंगुला यहाँ पे है, इक्वेटोरियल यहाँ पे है, लेकिन पेरू यहाँ पे है। ठीक है, तो पेरू सब यहाँ पे है, सिर्फ पेरू यहाँ रीजनिंग बताना है, तो पेरू यहाँ पे है, तो यही आपका डिफरेंट है, डी वाला सही है। ठीक है, याद रखिएगा, डी वाला सही है। अब बताइए इरमिंगर धारा, इरमिंगर धारा कहाँ है? यहाँ बहती है इरमिंगर धारा। इरमिंगर धारा कौन सी धारा है? इरमिंगर, इरमिंगर गर्म धारा है। ठीक है, याद रखिए। सिंगर, तो सिंगर जब गाता है तो गर्म जोशी आ जाती है, तो इसी से याद रखिएगा इरमिंगर धारा गर्म धारा है। कनारी तो बता ही दिया हूँ। लेब्राडोर बहुत बार पूछा जाता है, लेब्राडोर, तो लेब्राडोर कौन सी धारा है? तो लेब्राडोर एक ठंडी धारा है। ठीक है, याद रखिएगा लेब्राडोर, ये देखिए लेब्राडोर, तो ये लेब्राडोर, लेब्राडोर कौन सी धारा है? ठंडी धारा है लेब्राडोर, कैलिफोर्निया ठंडी धारा है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, कुछ चीज़ें याद करवाने की कोशिश कर रहा था मैं। कौन सी शीत धारा है? शीत धारा बताइए, शीत धारा मतलब क्या? ठंडी धारा। अब देखिए क्यूरोसियो ओयोसियो, याद रखिए, तो ये है गर्म धारा है, क्यूरोसियो ओयोसियो, तो ये गर्म हो गया। गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम हमेशा गर्म होती है, वो भी गैस से गर्मी वाली स्ट्रीम। ठीक है, तो ये भी आपका गर्म हो गई। ब्राज़ील का, तो ब्राज़ील ये देख ही रहे हैं, ये भी आपका गर्म हो गया। ठीक है, अब पेरुविलियन कहाँ है? तो पेरुविलियन ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है पेरुविलियन, तो ये पेरुविलियन ये ठंडी धारा है, तो यही आपका क्या हुआ? यही आपका अलग है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? कह रहा है सुमेलित करना है, तो कौन सा? ब्राज़ील धारा, ये ब्राज़ील धारा है, ये देखिए ब्राज़ील धारा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये देखिए थोड़ा सा ये यहाँ पे होना चाहिए, ये वाला यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको बना देता हूँ, नहीं तो अब ये थोड़ा सा टाइपिंग में ही मिस्टेक है, क्वेश्चन में नहीं। यहाँ पे लिख दीजिए दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और यहाँ लिख दीजिए उत्तरी, ठीक है, उत्तरी। ठीक है, अब यहाँ आप ये मिटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ उत्तरी लिखा गया, यहाँ दक्षिणी लिखा गया। वो जो टाइपिंग कर रहा था, जब हम ही करते हैं ये सब, हम ही को टाइपिंग करना है, हम ही को पीपीटी बनाना है, हम ही को अपलोड करना वीडियो, हम ही को रिकॉर्ड करना है, सब कुछ काम मैं ही करता हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई वो स्टाफ नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपसे कहता हूँ कि थोड़ा सा आप वीडियो को मतलब लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके के लिए वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, तो देखिए अब देखिए, अब मिलाइएगा, अब आपको सही होगा। ब्राज़ील धारा, ब्राज़ील धारा कहाँ जा रही है? ये दक्षिण अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्राज़ील धारा कहाँ जा रही है? दक्षिण है कहाँ? ब्राज़ील धारा ये है, ये ब्राज़ील धारा दिख रहा है, ये देखिए नहीं दिख रहा हो, देखिए ब्राज़ील धारा ये दक्षिण अटलांटिक है, तो हाँ दक्षिण अटलांटिक है, तो ये एकदम आपका सही है। हम्बोल्ट धारा, तो ये देखिए पेरू को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। तो उत्तरी अटलांटिक, ये अटलांटिक उत्तर में, ये तो प्रशांत महासागर में आ गया, ये पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ आ गया? तो यही आपका गलत है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक है, देखिए यहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए, देख लेता हूँ, गल्फ स्ट्रीम है उत्तरी अटलांटिक महासागर होना चाहिए, उत्तरी अटलांटिक, ये सिर्फ ये ऊपर नीचे हो गया है, अटलांटिक महासागर। अभी मैं दिखा दूंगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अगलुहास तो हिंद महासागर एकदम सही है। ठीक है, तो आपका देखिए गल्फ स्ट्रीम कहाँ है? अब देखिए अटलांटिक है, ये उत्तर में ही, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो उत्तरी अटलांटिक में ही तो गल्फ स्ट्रीम है, ये अटलांटिक महासागर है ना, तो उत्तरी अटलांटिक में ही तो गल्फ स्ट्रीम है, उत्तरी अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम है। अगलुहास, तो अगलुहास इंडियन ओशियन में, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। हम्बोल्ट ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है।
ठीक है। ये देखिए हम्बोल्ट कहाँ है, ये प्रशांत पैसिफिक ओशियन है, लेकिन ये दक्षिण की साइड में है, तो साउथ पैसिफिक यहाँ लिखा गया है। देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है साउथ पैसिफिक में पेरू चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर पैसिफिक लिखा था, तो ये ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक, तो दक्षिण अटलांटिक में, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, ब्राज़ील दक्षिण अटलांटिक, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक, अगलुहास हिंद महासागर, हम्बोल्ट कहाँ पे, दक्षिण प्रशांत महासागर में, ठीक। आई होप याद हो गया होगा। थोड़ा सा इसमें गलती होगी, इसके लिए सॉरी। गल्फ स्ट्रीम है, बताइए गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक धरातलीय धारा है, एक महासागरीय धारा है। हाँ, एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक महासागरीय धारा है। कहाँ पे है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम है। इसी के बगल में कनारी धारा चलती है। कनारी एक ठंडी धारा है, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है, ठीक है। इधर लेब्राडोर एक ठंडी है, लेब्राडोर, और क्या याद रखेंगे, फ्लोरिडा धारा। तो फ्लोरिडा क्या है, गर्म है, क्योंकि फ्लो करता है कोई चीज़ गर्म करने पर, तो वो गर्म है। लेकिन लेब्राडोर आ जाए तो डोर हमेशा ठंडा हो, मतलब डोर जो दो लोगों के बीच जो डोर होती है जब ठंडी रहती है तभी जुड़ी रहती है। अगर दो लोग, ऐसे याद करिएगा, ऐसे देखिए लेब्रा डोर, आप कभी भी डोर आएगा आपके पेपर में, तो ऐसे नहीं मैं कोई कहानी बता रहा हूँ, डोर तो पेपर में आएगा ही। तो डोर कब जुड़ी रहती है, जब दो लोग शांत रहते हैं, ठंडे रहते हैं, शांत धारा, तो तभी डोर जुड़ी। अगर दोनों लोग गर्म हुए, ये भी गर्म ये भी गर्म, तो ये डोर टूट जाती है। तो लेब्रा डोर कौन सा है, ठंडी है, क्योंकि डोर अभी जुड़ी है, ठंडी धारा। तो लेब्रा डोर ठंडी धारा है। कैलिफोर्निया क्या है, ठंडी धारा है। अलास्का क्या है, गर्म धारा है। अलास्का और नॉर्वे आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों गर्म है, क्योंकि दोनों आपके दिमाग में रहेगा, अलास्का में ठंडी पड़ती है और नॉर्वे में भी ठंडी पड़ती है, तो दोनों ठंडी धारा नहीं, दोनों गर्म धारा है। क्यूरोसियो गर्म है, ओयोसियो ठंडी है, ठीक है। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वो गर्म है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया गर्म है, जो ईस्ट में है वो गर्म है। कैसे याद करेंगे, जो जैसे ऑस्ट्रेलिया बना लीजिए, वहाँ नहीं पता है कौन सा गर्म है कौन ठंडा है, ऑस्ट्रेलिया बना लीजिएगा। इसके बाद सूर्य भगवान ईस्ट से निकलते हैं ना, तो सूर्य भगवान ईस्ट से निकलते हैं, तो ईस्ट में जब सूर्य भगवान जहाँ होंगे तो गर्मी होगी ही। यहाँ जाते जाते सूर्य भगवान डूब जाते हैं, तो यहाँ ठंडी वाली, ऐसे याद लिख लीजिए, या ऐसे याद लिख लीजिए। ये यहाँ पे क्या है आपका, ये वो है अंटार्कटिका, तो ये अंटार्कटिका है ना, तो ये इधर से ठंडी ही आएगी, तो इधर से, और इधर से पैसिफिक ओशियन है वो गर्म आएगी। तो जो कॉन्सेप्ट वैसे ही याद कर लीजिए, या वैसे जैसे आपको मन करे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विषुवत-रेखीय प्रतिभाव इक्वेटोरियल काउंटर करंट से पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किसमें की है, तो बताइए किसमें करती है। इनका कहने का मतलब जानते हैं क्या है, देखिए क्या हमारा इक्वेटर है, ये देखिए जब यहाँ पर उत्तरी साइड से और दक्षिणी साइड से पानी ज़्यादा आ जाता है, मतलब यही कह रहे दो विषुवतीय धाराओं के, ये इधर से कोई धारा आई, इधर से, यहाँ से जब यहाँ पर ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो ये इस साइड फ्लो होता है, इस साइड, मतलब ये दक्षिणी यहाँ पर दिख रहा है, ये साउथ अमेरिका की तरफ फ्लो हो रहा है और इधर फ्लो होता है, ये धारा का कन्वर्टर रूप ले लेता है, ठीक है। इस साइड में जब पानी ज़्यादा है, वही कह रहा है दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण, ठीक है। एक ये साउथ वाली ये धारा है और ये नॉर्थ वाली, तो जब यहाँ पानी ज़्यादा हो गया तो इधर ही जाएगा ना, तो ये इस साइड चला, तो वही इसका कहने का मतलब है। आईएएस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ तो रहेगा ही। निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, बताइए। ये सब तो आप तो बता ही देंगे, तो कौन सा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कनारी लिखा है, कनारी ये ठंडी हवा धारा है, तो कनारी ये कहाँ है, अटलांटिक ओशियन में, यहाँ पे है, ठीक है। कैलिफोर्निया कहाँ है, ये देखिए प्रशांत में है। क्यूरोसियो कहाँ पे है, ये देखिए क्यूरोसियो ये गर्म है, यहाँ पे प्रशांत में है। हम्बोल्ट कहाँ पे है, ठंडी है, ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखिए हम्बोल्ट यहाँ पे है, तो इसमें उत्तराखंड पीसीएस में कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, तो आपका कनारी आपका सही हो जाएगा आंसर। कौन गर्म धारा है, तो बताइए कौन गर्म धारा है, तो
फॉकलैंड धारा लिखा गया है, ब्राज़ील धारा लिखा गया है, लेब्राडोर। तो डोर जब हो जुड़ेगी तो तब ठंडा रहेगा, तभी तो जोड़ जुड़ेगी। कनारी, ये देखिए कनारी यहाँ पे है तो ठंडी है। तो कनारी ये कोने पे ही कनारी है, ऐसे याद रखिए, इस कोने पे कनारी है। ब्राज़ील ये देखिए गर्म है, ठीक है। तो यही आपका, ये आपका कनारी ये ठंडी है, ये भी ठंडी है। ये फॉकलैंड धारा ये भी ठंडी है, ठीक है। फ्लोरिडा, ये देखिए फ्लोरिडा फॉकलैंड में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर फ्लोरिडा कहे, फ्लोरिडा, तो ये आपका जो फ्लोर से फ्लो समझ लीजिएगा, दूध फ्लो होता है, ठीक है। तो ये क्या है, गर्म है। अब फॉकलैंड से, तो फॉकलैंड से जो फॉग होता है ठंडियों में थे, तो दिल्ली में आएंगे, देखिए मतलब दिल्ली में अगर आप जाइए विजिट करिए तो वहाँ पे क्या होता है, फॉग होता है, या कहीं और एरिया में देखिएगा फॉग होता है। तो फॉग ठंडियों में ज़्यादा होता है, फॉग ऐसे याद रख लीजिए, फॉग ठंडी। तो फॉग से फॉकलैंड धारा ये ठंडी होती है। तो आपका कौन सा इसमें सही होगा, कौन गर्म धारा है, तो आपका कौन सा, ब्राज़ील धारा ये गर्म धारा है। ये ब्राज़ील धारा, ये देखिए ब्राज़ील धारा ये है, ब्राज़ील के किनारे गर्म धारा है। निम्न से जल प्रवणता को दर्शाता है, तो बताइए जल प्रवणता, दूसरा चैप्टर आ गया, धारा खत्म हो गया, ठीक है। एक थोड़ा सा हम आपका समय और ले लेंगे, धारा थोड़ा सा कुछ और बचा है। वो सुसीमा धारा कौन सी धारा है, याद रखिएगा, सुसीमा, नहीं तो कभी सुसीमा पूछ ले तो कौन सी धारा है, सुसीमा धारा गर्म धारा है। एलूसियन धारा, एलूसियन धारा कौन सी धारा है, गर्म धारा, एल्यूसियन, एलूसियन धारा कौन सी है, गर्म धारा। कुछ चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। तो कैलिफोर्निया बता ही दिए, और क्यूरोसियो गर्म धारा है, क्यूरोसियो बता ही दिए, तो क्यूरोसियो आपका, ओयोसियो क्यूरोसियो ये गर्म धारा है, ठीक है। अब इतना अगर धारा अगर याद, जितना मैंने बताया है और जितनी और धाराएं हैं उसमें विषुवतीय लिखा रहेगा तो आप गर्म मार दीजिएगा, ठीक है। अगर विषुवतीय इक्वेटोरियल लिखा रहेगा किसी धारा में तो आप गर्म मार दीजिएगा, सब सही हो जाएगा, ठीक है। इतनी धारा आपको बता दिया हूँ। 3 धारा बचा था जो नहीं आया था, अभी पढ़ा रहे थे, तो वो भी बता दिया, ठीक है। तो आज अब धारा खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर आ गया है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या, निम्नलिखित जल प्रवणता को दर्शाता है। तो जल प्रवणता क्या होता है, जल प्रवणता मतलब क्या, इसमें कह रहा है जल प्रवणता मतलब कि आप, तो हैलोक्लाइन होता है, हैलोक्लाइन, अब पूछेंगे हैलोक्लाइन होता है क्या, हैलोक्लाइन होता है गहराई के साथ साथ लवणता बढ़ती जाती है। कैसे, या इसका कॉन्सेप्ट हम बताए क्या थे, जैसे जब आपका गहराई के साथ साथ लवणता कैसे बढ़ेगी, जब लवणता बढ़ेगी तभी तो गहराई बढ़ेगी। जैसे किसी जल में ज़्यादा नमक है तो उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, तो डेंसिटी बढ़ जाता है तो ये क्या नीचे ही बैठती है, कोई जल नीचे ही बैठा है तो गहराई बढ़ती जाती है। तो गहराई के साथ जब लवणता की तीव्र गति से बढ़ती है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये आपका समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे लवण कम है, ठीक है, यहाँ मोरक्को के पास लवण कम है, लेकिन आप जैसे इधर अंदर जाएंगे, ये और अंदर जाएंगे, ठीक है, और अंदर जाएंगे तो क्या है, लवणता बढ़ती जाएगी, लवण में सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। जब सैलिनिटी बढ़ती जाएगी तो उसको क्या कहते हैं, हैलोक्लाइन कहते हैं, हैलोक्लाइन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे पढ़िए, 5 क्वेश्चन पढ़िए, वहाँ पर आप एक्यूरेसी बनाइए। ये नहीं कि मैं अभी मैराथन 5 घंटे का मैराथन 4 घंटे का मैराथन ला दूँ और अब मैराथन में देख लीजिए, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैराथन में क्या होता है, 5 घंटे का मैराथन होता है, आप खुद ही एज्यूम करिए 5 घंटे का मैराथन या 4 घंटे का या 3 घंटे का, कुछ भी मानिए मैराथन होता है। दिमाग कब कितना काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5, 1.3, 1.5, मतलब 1.5 घंटा, या एक अगर ज़्यादा हो जाएगा तो 1 घंटा 50 मिनट, और ज़्यादा हो जाएगा तो 1 घंटा 60 मिनट, मतलब 2 घंटा तक, मैक्सिमम 2 घंटे तक दिमाग काम ही करता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ आता है जाता है, आता है जाता था, ठीक है। तो ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा आपका बहुत है, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा आपका काफ़ी है। ये नहीं कि मैराथन हम आप 50, 60, 100 क्वेश्चन ला दें, इसके बाद आपका दिमाग में जा ही नहीं रहा है। हाँ, जैसे कम समय बचा है तो आपका ला सकते हैं, लेकिन उसको फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो हैलोक्लाइन है, ठीक है।
सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि है, याद रखिएगा। नेतृत्व सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो बताइए, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो सागरीय औसत लवणता कितना होता है? 35 पार्ट्स। ये ऐसे पार्ट्स, ये मतलब ये लवणता को ऐसे पढ़, एक बिंदी यहाँ 2 बिंदी नीचे रखा जाता है ऐसे। अगर पूरा वर्ड की मतलब देखा जाए लवणता कितनी होती? 35। ठीक है। तो देखिए किसका सबसे अधिक योगदान है? सागरीय लवणता में सब कुछ पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है सबसे ज़्यादा। याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उच्चतम लवणता पाई जाती है। तो उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? वान झील, तुर्की में। ठीक है, याद रखिएगा, ये वह है लेक वान, कहाँ पे है? टर्की में है। तो वान झील टर्की में सबसे ज़्यादा लवणता पाई है। साइप्रस ही है, साइप्रस बहुत बार पूछा जाता है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया, याद रखिएगा। तो वान झील में क्या होता है? सबसे ज़्यादा, मतलब कहीं कहीं वान झील दिया रहता है, कहीं कहीं मृत सागर दिया रहता है, लेकिन आप वान झील याद रखिए। ठीक है, कितना पाया जाता है? 330। ये है लवणता। अगर मृत सागर की लवणता पूछे, ये इसकी है, मृत सागर की लवणता पूछे तो कितना बताएंगे? 238। ये ठीक है, इतना मृत सागर की लवणता है। लाल सागर में लवणता कितना है? 36 से 41। ठीक है, रेड सी में पूछ रहे हैं लवणता इतना है। ग्रेट साल्ट में, ठीक है, तो ग्रेट महान साल्ट ये अमेरिका में है, तो इसमें कितनी लवणता है? तो ग्रेट साल्ट में 2.20%। परसेंट ही पढ़ लीजिए, पढ़ने में आसानी होगी। तो 238 इतना है, 36 से 41 यहाँ पे जाता है, 220 यहाँ पे जाता है, 330 यहाँ। तो किस में देख लीजिए, किस में ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा वान में है, फिर तुर्की में, मृत में है। तो मृत झील कहाँ है? जॉर्डन के पास, अभी बताते हैं। ये देखिए डेड सी, ठीक है, डेड सी ये कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जॉर्डन में है, इजराइल में है, और ये वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का भाग है। तो यहीं पे पड़ता है ये, अभी फेमस है ये सब एरिया। तो अभी ये पूछ सकते हैं डेड सी से कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं? एक जॉर्डन करता है, फिलिस्तीन करता है, इजराइल करता है। ठीक है, इतना देश याद रखिएगा। अब बताइए, लवणता का सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वो कौन सा है? तो अभी हम बताए हैं, यहाँ पर अगर मान झील नहीं है तो कौन सा आ जाएगा? मृत सागर में। तो मृत सागर डेड सी में, तो मृत सागर में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? बताइए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या सीरिया मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर करता है? हाँ देखिए, शेयर करता है। ठीक है, ये देखिए इतना शेयर करता है। लेबनान भी शेयर करता है, सीरिया भी शेयर करता है, लेकिन इराक नहीं करता, याद रखिएगा। न जॉर्डन करता है। विश्व के सर्वाधिक लवणीय महासागर या झील कौन सी है? तो इसमें भी थोड़ा सा वो था ना, तो कौन सी है? अब देखिए, यहाँ मान दिया गया है, यहाँ मृत दिया गया है। तो वहाँ पे माने गए थे ये जो ये इनका है, माना गया था मृत सागर। लेकिन आप यहाँ पे जो राजस्थान वाले माने थे, क्या है? मृत सागर। यहाँ लिखा गया सागर, महासागर या झील लिखा गया है। तो महासागर तो यहाँ पे है नहीं कोई। देखिए ऐसे क्वेश्चन करिए, महासागर पूछा है तो महासागर यहाँ है, कैस्पियन सागर है, मृत सागर है, साल्ट लेक है। तो महासागर तो है नहीं। अब झील में आ जाइए, और झील में कैस्पियन सागर, मृत सागर, ग्रेट साल्ट लेक, वान झील। ठीक है, तो यहाँ पे हम वान झील को ही मान के चलते हैं, क्योंकि यही नेट पे सर्च करेंगे तो वान झील देता है, और कहीं कहीं नेट पे मृत सागर देता है। ठीक है, तो हम वान झील मान के चलेंगे। सबसे ज़्यादा लवणता वान झील का, फिर मृत सागर का, फिर ग्रेट साल्ट लेक का। पहले पे वान झील है, दूसरे पे मृत सागर है, तीसरे पे ये है, ये 220 है। ठीक है, ग्रेट साल्ट का। निम्नलिखित किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? सबसे अधिक लवणता मृत सागर में है। ठीक है, याद रखिएगा।
समुद्र का घनत्व तो बढ़ता है, ऐसे में क्या, देखिए अभी हम पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, अगर लवणता बढ़ती है तो उसकी गहराई भी बढ़ती है, जितनी लवणता बढ़ेगी उतनी गहराई भी बढ़ेगी। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं थोड़ा विवादित होते हैं, तो आप विवाद से दूर हट के ये लगा लीजिए, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। जब समुद्र का घनत्व तो बढ़ेगा, मतलब लवणता बढ़ेगी तो गहराई भी बढ़ेगी, तो लवणता और गहराई है, ठीक है। तो समुद्र का घनत्व, लवणता और गहराई दोनों बढ़ता है। ग्रेट साल्ट झील कहाँ पे स्थित है? ये किसका मैप है? ये देखिए पूरा कौन सा मैप है, यहाँ पे आपका अमेरिका है। तो ग्रेट साल्ट लेक देख रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे है ग्रेट साल्ट लेक। तो कहाँ पे है? ये अमेरिका में है। तो ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पे है? यूएसए, अमेरिका में। तुर्की में कौन सा है? वान झील। अब भारत में कौन सा लेक है जो साल्टी लेक है? सांभर, ठीक है, सांभर झील। तो ये भारत में है, सांभर झील भारत में है। और ग्रेट साल्ट झील कहाँ पे है? ग्रेट अमेरिका वाले ही ग्रेट होंगे, तो ये यूएस में। अरब सागर के पानी का औसत खारापन है तो कितना है, लगभग कितना है? 35.14 ये परसेंट वाला, ठीक है। तो ये 35 लिख दीजिए, इसी के नज़दीक है, तो 35 ppt अरब सागर के, ठीक है। तो ये यहाँ की बात कर रहा है, ये इस साइड अरेबियन सी की यहाँ की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सबसे अधिक है? सब बताइए, औसत लवणता किस सागर में सबसे अधिक है? तो अभी हम बताए हैं मृत सागर में औसत लवणता सबसे अधिक पाई जाती है, लगभग कितना? 238 और 220 किस में पाया जाता है? उसमें आपका ग्रेट साल्ट में, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। महासागर और ज्वार, अब देखिए ज्वार भाटा आ गया, ठीक है, आपका चैप्टर ज्वार भाटा आ गया। 14 क्वेश्चन और बचा है, हम कर लेते हैं जल्दी से ना। यहाँ लिखा महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो बताइए, महासागर में जो ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं वो किसके कारण होते हैं? अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा इसमें फिजिक्स है, तभी मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूँगा। मैं सोच रहा हूँ हो सकता है कुछ लोग ना समझ पाएँ, तो मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करूँगा। देखिए ज्वार भाटा आज के बाद आप भूलेंगे नहीं। ये देखिए मून है, ये मून है। देखिए ये पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी पर एक अपना पृथ्वी रोशन करती है। जैसे एक होता है अभिकेंद्रीय बल, एक अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय बल अंदर की तरफ लगता है, अभिकेंद्रीय बल जो बाहर की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम होता है ज़्यादा, ठीक। अपकेंद्रीय बल भी होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल जो होता है बाहर की तरफ लगता है। तो ये क्या है? मून है, याद रखिएगा, ये मून है और ये पृथ्वी है। तो ये जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून का ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, इसके थ्रू भी आपका इस जो, अब देखिए हमेशा ये याद रखिएगा, टाइड दोनों से आते हैं। टाइड किससे आते हैं? सन से भी आते हैं और मून से भी आते हैं, ठीक है। लेकिन मून का जो टाइड होता है पुल, वो ज़्यादा होता है। पुल मतलब जब जल उठता है पुल, ठीक है। तो ये जो मून का जो गुरुत्वाकर्षण होता है ज़्यादा होता है। आप सोचेंगे सूर्य तो बड़ा है तो मून का कैसे हो गया? क्योंकि सूर्य पृथ्वी के पास है, मून इतनी दूर है, कोई चीज़ बहुत दूर है, मतलब कहीं पे बहुत जगह, बहुत मतलब आपसे 4 किलोमीटर दूर एक हाइलोजन लगा दीजिए, ठीक है, तो आपकी रोशनी आएगी आपके पास? नहीं। और यहीं से थोड़ा सा 15 20 30 25 मीटर एक छोटा सा बल्ब लगा दीजिए, थोड़ी आपकी रोशनी आएगी, थोड़ा ही आएगी लेकिन आएगी रोशनी आपके पास। तो वही है, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे बहुत ज़्यादा हाई टाइड आता है, मतलब उच्च ज्वार आता है चंद्रमा से। अब देखिए जब चंद्रमा क्या है, ये पृथ्वी के सीधे इसमें आ जाता है, सीधे में, तो क्या होता है, इस साइड तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से यहाँ पे टाइड आ रहा है, ठीक है। तो इधर जितना जल है इधर टाइड आ रहा है, और इधर वाला कैसे टाइड? आप सोच रहे होंगे इधर तो चंद्रमा भी नहीं है, इधर कैसे आ गया? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? हमेशा बाहर की तरफ आपका क्या होता है, बाहर की तरफ जो बल लगता है वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है। तो ये इस साइड जो वो होती है, मतलब जल होता है,
वो बाहर की तरफ ये हाई टाइड आता है, तो लेकिन इससे कम ही आता है, इतना इससे नहीं आता जितना इससे आता है। तो इसीलिए लिखा गया है, यहाँ देखिए आपका क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया हाई 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 टाइड, ठीक है, हाई टाइड। अब इसमें यहाँ पे क्या लिखा गया है, लो हाई टाइड। तो यहाँ पर किससे आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आ रहा है, अभिकेंद्रीय बल से आ रहा है। और यहाँ किससे आ रहा है, मून से आ रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, अभिकेंद्रीय बल भी हो रहा है और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है। तो इसको जानते हैं कैसे मतलब निकाला जाता है, G/m1। आप जब उसमें 12th में रहे होंगे या 10th में रहे होंगे, तो ये आपका निकाला गया होगा 11th 12th में, ये फार्मूला तो इसी से निकाला जाता है, ठीक है। तो जी मतलब उसका कांस्टेंट होता है 9.8। ये क्या होता है, m1 मास इसका, m2 इसका, r त्रिज्या, ऐसे निकाला जाता है। तो इस सब में मत जाइए, याद रखिएगा मून का ग्रेविटेशनल फोर्स से हाई टाइड आती है, इसके बाद ये इसके अपोजिट साइड में टाइड आती है, लो टाइड आती है, लेकिन किससे, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो ऐसे यही सिस्टम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, यही सही होगा। अभी देखिए सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किनके कारण आती है, किसके कारण आती है बताइए। तो किसके, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल आता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल आता है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल आता है। तो हाँ, तीनों से आता है, ठीक है। चाहे गुरुत्वाकर्षण सूर्य का, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर सूर्य होता तो इसका भी थोड़ा सा लगता है, ठीक है, और इसका भी लगता है, तो इसका तो लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव मून का ही रहता। तो तीनों का होता है अपकेंद्रीय बल, इसका भी लगता है, ठीक है। तो अपकेंद्रीय बल चाहे अभिकेंद्रीय बल, चाहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों से, और गुरुत्वाकर्षण से भी, चाहे चंद्रमा हो चाहे पृथ्वी हो, वो सूर्य हो, सबसे आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए कितना आराम से ये वाला क्वेश्चन समझाया, ये वाला क्वेश्चन कितना आराम से, यहाँ तो ये दिया ही था। देखिए यूपी PCS 91 में आया है, अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण दोनों का होगा ना, सूर्य का भी और चंद्रमा का है। सूर्य का भले ही कम लगे है, तो यहाँ लगा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो ये देखिए 2015 का आया है, 1991 का क्वेश्चन 2015 में पूछ लिया है। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार, इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने का कारण क्या है, बताइए। इनडायरेक्ट हाई टाइड जो उत्पन्न, तो यही सिस्टम है। इनडायरेक्ट हाई टाइड क्या है, मतलब हमेशा 24 घंटे में 2 बार उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका उच्च ज्वार आएगा, यही इनडायरेक्ट हाई टाइड आता है, ठीक है। तो यहाँ भी इनडायरेक्ट आता है, यहाँ भी आता है। तो यह कह रहा है उत्पन्न होने का कारण क्या है, जो इनडायरेक्ट आता है हाई टाइड, उसका उत्पन्न होने का कारण क्या है, अपकेंद्रीय बल होता है। तो ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रमा से और सूर्य से आता ही है, लेकिन आपका पृथ्वी के अंदर भी जो अंदर बल लगता है उसको अपकेंद्रीय, जो बाहर लगता है उसको क्या रहता है, अभिकेंद्रीय बल। तो अंदर भी जो आता है वो, जैसे आपका जैसे आया, मान लीजिए ये यहाँ पे पहाड़ है, तो यहाँ पे जब पानी इकट्ठा हो गया, मतलब ये ठीक है। अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, 1 मिनट फिर से मैं समझाता हूँ। ये देखिए इनडायरेक्ट हाई टाइड क्या होता है, अब देखिए ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर आपका ज्वार आ गया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हाई टाइड आ गया, यहाँ पे हाई टाइड आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जब यहाँ का जल है यहाँ जाएगा, इसके बाद ये जल तो वापस तो आएगा, टाइड में क्या होता है, जल वापस जाता है फिर अंदर आता ही है। तो वही इनडायरेक्ट वाला भी होता है, वो डायरेक्टली नहीं हो, वो इनडायरेक्ट हो रहा है, जाके फिर आ ही रहा है, जाके फिर अंदर जा ही रहा है जल। तो कहीं से फिर जल वहाँ से हटता है, फिर वहीं तो आएगा जल। तो वही होता है इनडायरेक्ट है, वो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। बृहत ज्वार आता है, बताइए बृहत ज्वार कैसे आता है, बृहत ज्वार आने का कारण क्या है। देखिए बृहत ज्वार कब आएगा, जब यहाँ पे पृथ्वी है, ये इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है और सूर्य का भी खींच रहा है,
तो ये दोनों जब मिलकर खींचेंगे किसी चीज़ को, बताइए, जब दोनों एक ही साथ खींचेंगे, सूर्य अगर यहाँ होता सिर्फ इतना यही खींचता तो कम खींच पाता, लेकिन अब इसके साथ ये कम ही बल लगा रहा होगा, तो लेकिन एक ही साथ तो लगा रहा है, दोनों लोग एक ही साथ लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, बृहत ज्वार आता है, बड़े ज्वार आते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो क्या होता है, ये देखिए मैं फिगर दिखा देता हूँ बड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे ये पृथ्वी है आपका, चंद्रमा है और सूर्य है। अब जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसके भी जा रहा है, इसके भी, अनुभव तो यहाँ भी होता है चंद्रमा पे भी, लेकिन यहाँ जल ही नहीं तो अनुभव क्या करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब वो ज्वार आएगा, बृहत ज्वार, बड़े ज्वार आएंगे जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक छेद में आ जाते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती है। जो महासागर में ऊंची जल तरंगें आती हैं उस किसके कारण आती हैं, तो महासागर में जो ऊंची जल तरंगें होती हैं वो चंद्रमा से आती है। चंद्रमा से ही बड़े बड़े बृहद ज्वार आते हैं, सूर्य से नहीं उतना बड़ा ज्वार आता है जितना चंद्रमा से बड़े ज्वार आते हैं, याद रखिएगा, चंद्रमा से। विश्व का सबसे, यहाँ पे भूकंप भी हो सकता है, क्योंकि भूकंप कितना, जैसे 2004 में देखे होंगे यहाँ इंडोनेशिया के आसपास नीचे वो, वहाँ भी ज्वार बहुत बड़े बड़े उठे थे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बीपीएससी ने माना है चंद्रमा, तो चंद्रमा ही रहे। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है, बताइए। बिर्त सबसे गहरा समुद्री गर्त तो कहाँ पे है समुद्री गर्त सबसे गहरा, तो ये कौन सा है, चैलेंजर गर्त, ठीक है, चैलेंजर गर्त है। ये देखिए फिलीपींस का एरिया, जापान का, अपने मैप में देखिए फिलीपींस का एरिया, जापान का एरिया, ठीक है। तो यही है मारियाना ट्रेंच, ठीक है, चैलेंजर डीप। अब पूछेंगे ये कितना गहरा है, तो कितना गहरा है, 11,034 मीटर गहरा। सोच लीजिए कितना, एवरेस्ट यहाँ पे डूब जाएगा, ठीक है। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 है, इसका 3,000 मीटर ज़्यादा ही ऊंचा है, ठीक है। तो कितना गहरा है सोच लीजिए, फिलीपींस के बगल में है। निम्नलिखित में सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है, बताइए। सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है, तो कौन सा है, मैरियाना, याद रखिएगा, मैरियाना, यही है मैरियाना। कहाँ पे है, जापान, फिलीपींस, ये जो एरिया है यहीं पे है मैरियाना ट्रेंच। निम्नलिखित महासागरों में किस एक में डोमिनिटा स्थित है, डोमिनिटा, बताइए किस में है, तो डोमिनिटा खाई कहाँ पे, डोमिनिटा ट्रेंच, ये कहाँ है, हिंद महासागर में है, याद रखिएगा, हिंद महासागर में। तो ये कहाँ पे है, जैसे ये आपका, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया सही से नहीं बना, ये यहाँ पे अब पर्थ पड़ता है, पर्थ, यहीं से आपका पर्थ से लगभग आपका दक्षिण पश्चिम साइड में जाएंगे, दक्षिण पश्चिम साइड में यहीं पे पड़ता है डोमिनिटा ट्रेंच। तो डायामेंटिना है, डोमिनिटा है, डायामेंटिना ट्रेंच है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम साइड में, ठीक है। कितना गहरा है, 1,125 मीटर गहरा है, हिंद महासागर में है। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर है, तो बताइए सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर है, तो इसका कहाँ पे है आपका, जावा और सुमात्रा, ठीक है, जावा और सुमात्रा के समांतर है सुंडा ट्रेंच। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पे, इंडोनेशिया द्वीप समूह के पास सुमात्रा और जावा द्वीपों के समांतर है सुंडा ट्रेंच, याद रखिएगा। तो ये इस जावा और सुमात्रा उपयुक्त में से एक से अधिक, बीपीएससी वाले हैं, हाँ, तभी एक से अधिक होगा। यहाँ देखते हैं, इसमें देखते हैं, निम्नलिखित सूचियों में कूट बताइए। अब देखिए प्रशांत महासागर में कौन सा गर्त है, ठीक है, और आर्कटिक में, तो प्रशांत महासागर में अभी हम बताएं मैरियाना गर्त, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है। आर्कटिक में कौन सा गर्त है, तो मोलाई खाई, ठीक है, याद रखिएगा, आर्कटिक में मोलाय खाई। तो आर्कटिक कहाँ पे है, आर्कटिक यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे आर्कटिक ओशियन, यहाँ पे मोलाय खाई है, ठीक है। हिंद महासागर में, हिंद महासागर में अभी हम बता रहे हैं सुंडा,
प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो रिको अंध महासागर, अंध महासागर किसको बोला जाता है? अटलांटिक महासागर। याद रखिए अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको गर्त है, प्रशांत में मेरियाना, आर्कटिक में मोलाय गर्त, हिंद महासागर में सुंडा गर्त, अंध महासागर में प्यूर्टो रिको गर्त। ठीक है, तो ए का तीसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है। बी का चौथा, तो बी का चौथा ये देखिए बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ आया था? यूपी पीसीएस 2022 में। ये क्वेश्चन कहाँ आया था? यूपी पीसीएस मेंस 2017 में। जो लोग कहते हैं कि क्वेश्चन अब रिपीट नहीं होता घटना चक्र से, देख लीजिए 2017 में और 2022 में सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया है। अगर आप ये 2017 वाला कर लेते हैं तो उसको आराम से कर देंगे। प्रशांत महासागर में ये तो आप वहाँ भी किए, यहाँ भी करते हैं। मेरियाना ट्रेंच में ना, अटलांटिक में तो प्यूर्टो रिको यहाँ पढ़े थे, अटलांटिक में प्यूर्टो रिको। अगर यहाँ हम पढ़ लेते अटलांटिक में बी का चौथा, अभी देखिए कैसे हम बताते हैं। बी का चौथा क्या है? प्यूर्टो रिको। तो अगर यहाँ 17 वाला हम क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको ट्रेंच। अब यहाँ पे क्या लगा रहा है? अटलांटिक में प्यूर्टो रिको, तो डी का दूसरा। तो देखिए डी का सिर्फ एक ही में दूसरा है, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, नहीं दिख नहीं रहा हुआ। अब देखिए यहाँ पे देखिए डी में सिर्फ एक ही में दूसरा है और किसी में दूसरा है। और यहाँ पे अगर हम पढ़ के गए होते कि अटलांटिक में प्यूर्टो रिको ट्रेंच, तो यहाँ पे डी में अटलांटिक में प्यूर्टो रिको गए, ये सब तो पता है। मान लीजिए ये हिंद सुंडा भी नहीं पता होता, ठीक है, प्रशांत मेरियाना भी नहीं पता, लेकिन हमको तो ये पता है, लगा के चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हिंद महासागर में तो जावा ट्रेंच, ये जावा ट्रेंच हिंद। आर्कटिक महासागर में तो यूरेशियन बेसिन, तो आर्कटिक में डी का दूसरा, तो डी का दूसरा यहाँ भी है। ए का चौथा, तो ए का तीसरा मेरियाना, प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच, ए का तीसरा, तो ये इसमें भी आपका बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बी इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रशांत में मेरियाना, अटलांटिक में प्यूर्टो रिको, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा प्यूर्टो रिको ट्रेंच ये कहाँ पे है? अटलांटिक में, जहाँ कनारी वनारी गल्फ वल्फ यहीं पे। तो प्यूर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक में पूछा है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? आटे से आटा, आटा कहाँ लेंगे? प्यूर्टो प्लेट में। ठीक है, तो प्लेट में आटा लेंगे, ऐसे याद रख लीजिए, कुछ भी करके याद लीजिए, आटा प्लेट में। हिंद महासागर याद ही होगा, आर्कटिक में यूरेशियन, और आर्कटिक में एक चीज़ और याद रखिएगा, मोलाय। तो हो सकता है मोलाय ही पूछ ले आपकी, तो आर्कटिक में कौन सा है? मोलाय गर्त। यहाँ कुछ हमने लाया था, हाँ ये देखिए, ये लाया था करमैडिक ट्रेंच, करमैडिक ट्रेंच यहाँ पे होगा कहीं पे, करमैडिक ट्रेंच, ये देखिए है। एलुसियन यहाँ पे कौन था? यूरेशियन था, एलुसियन नहीं। करमैडिक ट्रेंच, तो करमैडिक ट्रेंच कहाँ पे है? ये देखिए करमैडिक, ऑस्ट्रेलिया है ये ना, तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, इसी के बगल में ये देखिए न्यूजीलैंड है, ये यहीं पे है करमैडिक ट्रेंच। तो करमैडिक ट्रेंच IAS 2000 में आया है। अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछ लेगा, खाली उठा के दे देगा कि करमैडिक ट्रेंच कहाँ पे है, ठीक, 4 ऑप्शन दे देगा किस महासागर में, तो आप ये मत सोचिए, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। करमैडिक ट्रेंच IAS में आया है, तो याद रखिए, ध्यान से याद कर लीजिए। करमैडिक ट्रेंच कहाँ पे है? ये कौन सा दिख रहा है आपका? यहाँ देखते हैं, ये कौन सा? पैसिफिक ओशियन, ऑस्ट्रेलिया के इधर पैसिफिक ओशियन है ना, अपना मैप देखिए, पैसिफिक ओशियन ये है। तो ये आपका करमैडिक कहाँ है? दक्षिणी प्रशांत, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण साइड में ना, तो दक्षिण प्रशांत हो गया। सुंडा कहाँ हो गया? तो सुंडा हिंद महासागर, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कौन सा है? एलुसियन, अब देखिए यहाँ पे है एलुसियन, एलुसियन ये कौन सा? ये बेरिंग सी है। तो बेरिंग सी कहाँ? अलास्का और रसिया में देखेंगे उसी के पास बेरिंग सी है, तो ये बेरिंग सी है। तो ये बेरिंग सी कहाँ है? अटलांटिक ओशियन में ही है ना, ये सब पूरा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो एलुसियन कहाँ है? ये देखिए एलुसियन यहाँ लिखा गया है, ये एलुसियन ये है, एलुसियन ट्रेंच। तो एलुसियन ट्रेंच कहाँ पे है? तो उत्तरी, कहाँ पे है? सॉरी, ये मैं बैफिन बे समझ लिया, बेरिंग सी है, याद रखिएगा बे, मेरे दिमाग में बैफिन बे चल रहा था,
वो अटलांटिक में है, ठीक है। बेरिंग सी है, ठीक है, याद रखिएगा, ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये बेरिंग सी है। तो बेरिंग सी कहाँ पे, प्रशांत पैसिफिक ओशियन में, तभी मैं कह रहा हूँ ये कहाँ दिया नहीं है। तो एलुसियन कहाँ है, प्रशांत, उत्तर प्रशांत महासागर में। तो एलुसियन कहाँ है, उत्तर प्रशांत। बेरिंग सी है, मेरे दिमाग में बैफिन बे चल रहा था, ठीक है। तो बैफिन बे कहाँ है, वो बेरिंग सी कहाँ है, प्रशांत महासागर, रसिया और अलास्का बीच में। एलुसियन ट्रेंच उसी के नीचे है, एलुसियन ट्रेंच, ये देखिए एलुसियन ट्रेंच है। अब एस सैंडविच, इस सैंडविच कहाँ है, दक्षिण अंड, ठीक है। तो याद रखिएगा दक्षिण अंड महासागर, दक्षिण अटलांटिक, जहाँ ब्राज़ील की धारा, बेंगुला की धारा पड़े थे वहीं पे। तो एस सैंडविच दक्षिण अंड महासागर में स्थित है। तो याद रखिएगा, यहाँ कहीं इंडिया का मैप है, नहीं मैप नहीं है। एस सैंडविच कहाँ है, दक्षिण अंड महासागर में। सुंडा कहाँ है, हिंद महासागर में। कैरेमेडिक कहाँ है, ये दक्षिण प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के पास। एलुसियन कहाँ है, उत्तर प्रशांत महासागर में, जहाँ बेरिंग सी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का दूसरा। तो ए का दूसरा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बी का तीसरा यहाँ है, तो बी वाला ही हो जाएगा इसका, ठीक है, ठीक। सुंडा एक, सी का पहला, तो सी का पहला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिखाए गए निम्नलिखित में समुद्र ज्वार की अधिकतम ऊंचाई किसनी होगी। तो अभी हम पढ़े थे, जब पृथ्वी है, यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ पे सूर्य है, तो एक ही सीध में आ जाएंगे तभी तो। यहाँ सूर्य है और यहाँ ये मतलब मून है, यहाँ पे अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। तो ये चंद्रमा सूर्य एक ही सीध में आएंगे, तो M4 जो होगा ना, M1 तो हट जाएगा, ये देखिए हट गया, M2 ये भी हट गया, क्योंकि सिर्फ इधर से अगर चंद्रमा रहेगा तो यहाँ दोनों, अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे दोनों पावर लग रहा है, यहाँ सिर्फ एक ही पावर लग रहा है चंद्रमा का, चंद्रमा और सूर्य दोनों का। ये स्थिति अलग है, ये दूसरी कभी भी हो सकती है, ये उसी समय तो होगा नहीं। चंद्रमा एक बार यहीं रहेगा, एक बार यहाँ रहेगा। तो मान लीजिए ये यहाँ पे है, तो ये स्थिति ज़्यादा मजबूत है कंपेयर टू इस स्थिति के। तो आपका कौन सा होगा, ये बस M4 पे। तो M4 पे जब रहेगा, देखिए कितना IAS का सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, IAS का पेपर का। तो M4 जहाँ रहेगा वो आपका ये है, ज़्यादा अधिकतम ऊंचाई का उच्च ज्वार आएगा, तो M4। ये देखिए, अब यहाँ देखिए कौन सा आपका सही है, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम देखिए, कुछ बस एक ही क्वेश्चन बचा है। तो गल्फ स्ट्रीम कहाँ जाएगा, तो गल्फ स्ट्रीम तो हिंद महासागर में जाएगा नहीं, तो गल्फ स्ट्रीम आपका जाएगा यहाँ पे, देखिए गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे है। तो ये क्या है, एक गर्म धारा है, तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है। पेरू की धारा क्या है, पेरू की धारा क्या है, प्रशांत महासागर में बहती है, ये है। तो पेरू की धारा एक प्रशांत महासागर में बहती है, तो ये वाला यहाँ हो जाएगा। पश्चिमी वायु प्रवाह, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो हम जब ऑस्ट्रेलिया बनाए थे ऐसे, तो कहे थे इधर से जब सूर्य निकलता है तो इधर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, इधर पश्चिमी, तो सूर्य भगवान गर्मी दे देते हैं, तो इधर गर्म वाला होगा, इधर ठंडी वाला होगा। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा क्या है, पश्चिमी वायु के क्षेत्र में क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई हिंद महासागर में। ये देखिए यहाँ देखते हैं, वेस्ट ऑस्ट्रेलियाई करंट, ये देखिए ना, हिंद महासागर में, इंडिया अपना प्यारा भारत, ये तो हिंद महासागर है ये ना, तो यहाँ पर हिंद महासागर में। तो जो बचा पश्चिमी वायु प्रवाह, तो ये वाला यही होगा, पश्चिमी वायु क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी। तो पश्चिमी वायु प्रवाह मतलब जब पछुआ कहते हैं, तो पछुआ मतलब क्या, जब पछुआ कहा जाए तो वो पछुआ से, पच्छों से आ रहा है, पच्छू मतलब पश्चिम से आ रहा है, जो हम सब पछुआ कहते हैं। पूरब से मतलब पूरब से आ रहा है, तो पश्चिम वायु क्षेत्र में पूरब की ओर चलने वाली, ठीक है। तो पश्चिम से पूरब की ओर जो चलती है पश्चिमी वायु प्रवाह। तो ए का चौथा एक ही में है, इसमें भी है पश्चिमी वायु पर। बी का दूसरा, तो बी का दूसरा यहाँ भी है। और पेरू प्रशांत, पेरू पहला, ये सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और
तो आप सब वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते, तो वही मुझे थोड़ा सा लगता है मैंने गलत पढ़ाया है, या मतलब गलत नहीं, मतलब वो पढ़ाने का मेथड नहीं सही है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे तो हमको अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।